हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो कि 2023 की वैकेंसीज हैं, उनके लिए हमारी जीके जीएस की सीरीज चल रही है, जिसमें 5000 क्वेश्चन हैं, उन्हें वन लाइनर के थ्रू कंप्लीट कराना है। तो इसमें हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी 5th क्लास है, जिसमें हम 401 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की आपको ये सीरीज कैसी लगी जीके जीएस की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये क्लासें आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेंगी, कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी एग्जाम में, वो सभी चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। जो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी के क्वेश्चन इन वन लाइनरों में शामिल किए गए हैं। आई होप ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो आज हम हमारी नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा इस नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसमें हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे किस अनुच्छेद में लिखा गया है, किस अनुच्छेद में उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो अनुच्छेद 5 में ये चीज मेंशन की गई है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो क्या होता है, जैसे कि हम हमारे धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के अगर कोई भी व्यक्ति है, वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने धर्म के अनुसार चल सकता है। हर किसी को अपने धर्म के, अपने रीति रिवाजों का पालन करने के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए उन सभी चीजों का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है। इसके बारे में अनुच्छेद 5 में मेंशन किया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है। जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें जो संशोधन किया जाता है, उनमें संशोधन करके जो नई प्रक्रिया जोड़ी जाती है या कोई भी प्रक्रिया हटाई जाती है, ये अधिकार किसको है। तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन किए जा सकते हैं, उसे संसद के द्वारा किया जा सकता है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है, यानी कि किसके द्वारा ये चीज कही गई थी कि हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती वाद में ये चीजें सुनिश्चित की गई थी कि मौलिक अधिकारों में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो कि विदेशी नागरिक हैं उनको प्राप्त नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो विदेशी नागरिक हैं उन लोगों को प्राप्त नहीं है। 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाती है, जिसे कि निःशुल्क दिया जाता है, इसके बारे में जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है। तो इसे एक प्रकार से मूल अधिकार माना जाता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। वी.आर. अंबेडकर ने किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने कौन सा ऐसा संविधान का पार्ट है जिसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो मूल अधिकार हैं, उन सभी को हृदय एवं आत्मा कहा है। वी.आर. अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है। जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें लागू करने के लिए जो रिट दायर की जाती है वो कहाँ की जाती है। जो उच्चतम न्यायालय में उस रिट को दायर किया जाता है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। कौन सी याचिका है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। उसके बाद है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। जो सूचना का अधिकार है वो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लागू नहीं है। तो जम्मू एवं कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। किस कैदी को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी कैदी को जो न्यायालय के समक्ष उसे उपस्थित करवाना है तो उसके लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक जो रिट होती है, अगर किसी भी बंदी को उच्चतम न्यायालय के या किसी भी न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट दायर की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसके लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है। तो हैवियस कॉर्पस नामक रिट है, उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर किया जाता है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है। जो मूल अधिकार हैं, अगर उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो ऐसा अधिकार किसके पास है, कौन उन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है अगर किसी कारणवश लगाना है तो।
क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है, जो कुछ मूल अधिकार हैं उनका हनन हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? यानी समान कार्य के लिए जो समान रूप से वेतन देना है, अगर कोई भी व्यक्ति एक जैसा काम करता है और उसके लिए उसे उसी प्रकार का वेतन यानी समान रूप से वेतन देना है, ऐसा संविधान कहाँ पर सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी चीज लिखी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक समान कार्य करता है तो उसे समान रूप से ही वेतन दिया जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? जो भारतीय संविधान है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के बारे में कौन सी जगह पे सन्निहित किया गया है, कौन सी जगह पे मेंशन किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये चीज मेंशन की गई है कि किसी भी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन दिया जा सकता है, उसे प्रदान कराई जा सकती है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के संकेत करता है? संविधान का ऐसा कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के संकेत देता है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान के अंदर मेंशन किए गए हैं वो ऐसा अधिकार प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है उसका सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसे भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहा जा सकता है? भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? जो भारत का पहला आम बजट था उसे 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो पीके सन्मुखम सेट्टी ने, जो पीके सन्मुखम सेट्टी थे उन्होंने 1952 ईस्वी में पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? जो हमारे संविधान में जो फर्स्ट टाइम में संशोधन किया गया था वो किस ईयर में किया गया था? तो 1951 ईस्वी में सबसे पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? पूरे विश्व में सबसे लंबा सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारतीय संविधान पूरे संपूर्ण विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को पूरी तरह से कंप्लीट लिखने में। भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? भारत का ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या है? तो जो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है उसके अंदर न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है, महाभियोग लगाया जाता है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है और ऐसा किस देश के संविधान में ये चीज मेंशन है? तो अमेरिका के संविधान से ये चीज ली गई है कि हम हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश उस पर लगाना पड़ा तो। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो जितने भी विवाद होते हैं उन सभी का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा उनके द्वारा किया जाता है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? जो लोकसभा है उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। भारत के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? भारत के किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? तो 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो झंडा समिति बनाई गई थी जब हमारे संविधान लिखा गया था तो उसमें अलग अलग प्रकार की समितियां बनाई गई थी, तो उनमें से जो झंडा समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो JB कृपलानी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।
उसके बाद है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में यानी इस समय पर कितनी अनुसूचियां हैं, तो इस समय भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। जो संविधान सभा थी उसमें जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम था VN राव। VN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। VN राव को संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में सुनिश्चित किया गया, राष्ट्रपति पद के बारे में मेंशन किया गया है। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक है उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। जो संविधान का संरक्षक के रूप में कार्य करता है उसे बोला जाता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। जो लोकसभा है अगर उसमें किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही होती है तो उस कार्यवाही को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 1/10 का उपस्थित होना यानी कि 10% लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य है। उसके बाद है राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसमें कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है, तो अनुच्छेद 21 राष्ट्रीय आपातकाल के समय में स्थगित नहीं होता है। कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है। जो कोंकण तट है वो कहां से कहां तक स्थित है, तो गोवा से दमन तक स्थित है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। जो पूरी पृथ्वी है उसमें उस संपूर्ण पृथ्वी का कितने % भाग ऐसा है जिस पर रेगिस्तान है, जो भाग रेगिस्तानी है, तो उस पृथ्वी पे पूरा 5वां% यानी जो 5% पार्ट है वो पूरी तरह से रेगिस्तान है, पूरी तरह से बंजर है, जहां पर रेत है, पानी की कमी है, ऐसे पार्ट को रेगिस्तान कहा जाता है। थार मरुस्थल किस देश में है, तो इंडिया के अंदर थार मरुस्थल है। जो थार मरुस्थल है वो कहां पर है, इंडिया के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। सबसे ज्यादा जो शुष्कतम मरुस्थल माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कौन सा है, तो वो है आटाकामा मरुस्थल, जो कि सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। जो पूरे वर्ल्ड में जो मरुस्थल विहीन महाद्वीप है वो कौन सा है, तो यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। यूरोप के अंदर जो यूरोप महाद्वीप है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मरुस्थल नहीं है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग जो सबसे फर्स्ट टाइम किया था वो किसने किया था, एरिस्टोथनीज ने सबसे पहले भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का यूज किया था। भारत की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो भारत व चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में जो रेखा मौजूद है उसे बोला जाता है मैकमोहन रेखा। भारत अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे बोला जाता है डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। कई बार ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखाएं हैं, ये पूछ ली जाती हैं कई बार कंपटीशन एग्जामों में। तो ये जितनी भी रेखाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो तैथित सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज पर्वतमाला पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबी पर्वतमाला है। पृथ्वी का केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी के जो बीच में सेंटर में केंद्र में जो पदार्थ पाया जाता है उसका वो कौन सा पदार्थ है, तो वो है निकेल। उसके बाद है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेनों के द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं, तो क्षोभ मंडल पर होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी होती है वो कहाँ पर होती है, तो कर्क रेखा पर होती है। कर्क रेखा पर जो दूरी होती है वो 1 डिग्री पर चलने के बाद सर्वाधिक हो जाती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का क्या कारण है। जो उत्तरी प्रशांत महासागर है उसमें जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का मुख्य रूप से कारण माना जाता है, तो एल्यूशियन द्वीप समूह को उसका मुख्य रूप से कारण माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। जो भारत की स्थल सीमा है जैसे कि कुछ देश इंडिया से जो सटे हुए हैं उनकी सीमा रेखा जो लगती है वो जल के थ्रू लगती है, तो कुछ देशों की स्थल के थ्रू लगती है। तो जो स्थल के थ्रू लगती है जो सीमा रेखा इंडिया से मैच करती हुई है वो कौन कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बर्मा से और भूटान से।
बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान, इन सभी देशों की जो सीमा रेखा है वो भारत से स्थल के थ्रू यानी कि जमीन के थ्रू मिलती हुई है। भारत से जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत के अंदर जो जल से जितनी भी सीमा रेखाएं मिलती हैं वो कौन कौन से देश हैं? तो मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जिनसे जो भारत की सीमा रेखा मिलती है वो जल के थ्रू मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जैसे मित्र पर गमछा जार, उस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। या फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है 8 राज्यों से होकर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितना अक्षांश है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा पर कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट का जो दक्षिणी सीमा का अक्षांश है वो माना जाता है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का जो मानक समय है वो लिया जाता है, मानक रेखा गुजरती है। भारत की मानक समय और ग्रीनविच में कितना अंतर है? जो भारत की मानक समय रेखा है और ग्रीनविच की है उसमें कितना अंतर है? तो 5/1 का अंतर माना जाता है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। कोंकण तट कहाँ पर स्थित है? गोवा और दमन के बीच में कोंकण तट स्थित है। पृथ्वी पर स्थल पृष्ठ पर कितना भाग पर रेगिस्तान है? जो पृथ्वी का स्थल पृष्ठ है उस पर कितने प्रतिशत भाग जो है वो संपूर्ण पृथ्वी का 5% भाग जो है वो रेगिस्तान माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास देखा गया है, वह कौन सा देश है? इंडोनेशिया देश में देखा गया था। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहा जाता है? जो दक्षिणी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास स्थल पाए जाते हैं, जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पैम्पा के नाम से जाना जाता है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जो जॉर्डन और इजराइल के मध्य में बीच में सेंटर में जो सागर है वो कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? जो सरगासो समुद्र है वो किस महासागर के अंदर उपस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में सरगासो सागर स्थित है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेल जलधारा। उसके बाद है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मैक्सिको की खाड़ी से हुई है। गल्फ स्ट्रीम जो धारा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मैक्सिको की खाड़ी से हुई है। जो गल्फ स्ट्रीम धारा है वो एक प्रकार से गर्म धारा मानी जाती है। हांगहो नदी किस में गिरती है? तो पीला सागर में गिरती है। जो हांगहो नदी है, जब कई नदियां होती हैं जो ऊपर से नीचे की ओर जो गिरती हैं, जैसे कई नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उसी प्रकार से जो हांगहो नदी है वो पीला सागर में गिरती है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करता है? पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जनसंख्या है उसका कितने परसेंट पार्ट ऐसा है जो इंडिया के अंदर निवास करता है? तो 17% पार्ट ऐसा है जो इंडिया के अंदर निवास करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है थार मरुस्थल किस देश में है? तो जो थार मरुस्थल है वो इंडिया के अंदर है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है वो है आटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप मरुस्थल। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का यूज किसने किया था? तो एरिस्टोनीज ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जो मेट्रोलॉजिया नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अरस्तु के द्वारा मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जो सबसे ज्यादा अधिकतम दूरी होती है वो किस दिन होती है? तो 4 जुलाई के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में सबसे ज्यादा दूरी होती है। ओलंपस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर ओलंपस जोन्स जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है उसे धरती पर पहुंचते पहुंचते कितना समय लग जाता है? तो 8.3 मिनट लग जाता है, यानी 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे के अंदर जो अर्धरात्रि पर आधी रात पर सूर्य दिखाई पड़ता है वो 21 जून को दिखाई पड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान भारत के उत्तर में स्थित देश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो पेरू के अंदर सेंचुरा मरुभूमि स्थित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबादी देश व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होते। जो घने आबादी वाले देश हैं उनके द्वारा जो पनामा नहर के थ्रू जो व्यापारिक लाभ होते हैं, व्यापारिक कार्य होते हैं, वो नहीं होते हैं। पनामा नहर की उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो कोलोन पत्थर पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है पनामा पत्तन है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वेज नहर है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को और लाल सागर को आपस में जोड़ देती है। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्रम नामक द्वीप बनाया गया है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील तक है? तो 12 समुद्री मील तक भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट के कितनी मील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील की दूरी तक स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो 45,652 वर्ग किलोमीटर जिसकी लंबाई है, पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जिला है। भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद है नामेरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो असम के अंदर नामेरी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ये हो गए हमारे 500 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसकी वैकेंसी अभी आई हुई है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम हैं, आप चाहे वो यूपी पुलिस हो या फिर एमपी पुलिस हो या फिर कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए आपके लिए ये जीके जीएस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आई होप कि क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों के द्वारा किए गए इन सभी चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियोस लेके आते रहें। आई होप क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आज की हमारी जीके जीएस की सीरीज़ में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।